Hello and welcome to L&T Education. So, dear friends, मेरे सीबीएसई वालों, सीबीएसई स्टूडेंट्स, आप सबको बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। आज एक पवित्र दिन, आज क्या है? सरस्वती पूजा। माँ सरस्वती जी का आज पूजा है। इस अवसर पर हम शुरू किए आज का आपका रिवीजन क्लास। ज्योग्राफी का पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो आपका है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आपका जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर है, इंडिया एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी, इसको आज हम पढ़ेंगे। आपका आने वाला एग्जाम 18 को, शायद 18 में है, तो इसलिए इसे नजर रखते हुए हमने शुरू किए हैं ये रिवीजन क्लास। तो पहले हम क्या करेंगे? ज्योग्राफी खत्म करेंगे, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स करेंगे, फिर करेंगे आपका पॉलिटिकल साइंस, फिर करेंगे आपका हिस्ट्री। चलिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को L&T एजुकेशन, जहां पर आपको मिल सकता है रिवीजन के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म। आपका रिवीजन भी करवाएंगे। ओके, जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के टाइम में हम क्या करेंगे? आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ओके, तो अभी फिलहाल हम थ्योरी खत्म करते हैं। जब आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम का शेड्यूल हमारे पास है, जब आपका एग्जाम आएगा तो एग्जाम में हम आपका क्या करेंगे? आपका कंप्लीट करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तो उस टाइम लंबा लंबा क्लास लेंगे, मतलब लेंथी क्लास होगा, 3 घंटा 4 घंटा क्लास होगा। तो फिलहाल लेट अस स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी क्या, विदाउट एनी डिस्प्यूट, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। लेट अस स्टार्ट द क्लास। अगर आपको कहां पर भी प्रॉब्लम आया तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, आई नीड पॉजिटिव कमेंट। ओके, अच्छा कमेंट करो, अच्छा क्वेश्चन पूछू तो आपको आंसर मिलेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप सबको पता होगा मेरे बच्चों कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। नेशनल एवरेज 33 फॉरेस्ट होना चाहिए, पर अभी कितना? 22% फॉरेस्ट है। हमारा ये जो नेचुरल डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो इसको बैलेंस कौन करता है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हैज एन prominent role. It's an essential natural resource for the survival of the human beings. Okay, क्योंकि फॉरेस्ट में आपका जो फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट में कुछ बर्ड्स रहते हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारा प्लांट्स होता है, हर्ब्स मिलते हैं। ओके, दे आर द नेचुरल प्लेसेस, नेचुरल हैबिटेट्स। पर होता क्या है कि हम डे बाय डे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं? मतलब खत्म करते जा रहे हैं, उसको नष्ट वष्ट करने जा रहे हैं। सो ये है प्रॉब्लम। समय आएगा हमें इसके लिए बहुत सारा तड़पाना पड़ेगा। अब देखो, अभी जो क्लाइमेट चेंज है आपका, अभी देखो फिलहाल फरवरी का महीना है, फरवरी 2 आज है, मतलब इस टाइम में थोड़ा सा ठंडा रहता है। अब देखो अपने घर में मैं अपना फैन दिया हूं, फैन लगा कर बैठा हूं, गर्मी हो रहा है मुझे, आपको भी शायद गर्मी होगा। ये क्या है? इसमें क्लाइमेट चेंज है। क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं, बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर हार्ट मीन्स नेचुरल रिसोर्स का, और हमारा इस अर्थ का अगर हार्ट बोलेंगे क्या होगा? अर्थ का जंगल, फॉरेस्ट। वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर हार्ट्स। ओके, क्योंकि डे बाई डे इतना सारे पॉल्यूटेंट्स मतलब हम इमिट कर रहे हैं, वो पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए पेड़ पौधे तो होते हैं ना, पेड़ पौधे से कंट्रोल करते हैं। आप जो इमिशन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा, तो ये लोग उसको कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। चलिए टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं।
बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेम चीज है। बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेम ही चीज होता है। अच्छा, तो होता क्या है बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी होता है आपका जो दैट इज रिच इन वाइल्ड लाइफ, ओके, वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड species, diverse form and functions, but closely integrated in a system through multiple networks of interdependence. This is called biodiversity or biological diversity. Okay, तो biological diversity और biodiversity क्या होता है? That is rich in wildlife, बहुत सारा स्पेसिस रहते हैं, डाइवर्स फॉर्म में रहते हैं, ओके, they all are closely integrated in a system through multiple network of interdependence. Okay, मतलब वो खुद डिपेंडेंट है, एक के ऊपर एक इंटरडिपेंडेंट है। ओके, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, मतलब एक प्लेस होगा जहां पर बहुत सारा वाइल्ड लाइफ होंगे, वाइल्ड फ्लोरा, वाइल्ड फोना, वेरियस टाइप ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स होंगे, ओके, एंड वो लोग अपने से इंटरडिपेंडेंट होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारा स्पेसीज होगा, बहुत फ्लोरा का और फोना का, इंसेक्ट्स का भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी, तो वो जो इकोसिस्टम है उसमें क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर है? अच्छा, तो हमारा प्यारा सा भारत में इस तरह 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में इंडिया एक है। इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्री। वर्ल्ड में 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है, इनमें से इंडिया इज वन ऑफ देम। वर्ल्ड का नियर अबाउट 8% स्पेसीज भारत में रहते हैं, यानी कि नियर अबाउट 1.6 मिलियन या फिर 60 लाख। उनमें से 81,000 फोना स्पेसीज होता है और 47,000 फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फोना मीन्स एनिमल्स। इनमें से 81,000 आपका फ्लोरा स्पीसीज होते हैं और 47,000 आपका 81,000 आपका फौना स्पीसीज होते हैं और 47,000 आपका फ्लोरा स्पीसीज होते हैं। और फॉरेस्ट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। ओके, ये एंटर इकोलॉजिकल सिस्टम में फॉरेस्ट एक की रोल प्ले करता है, as these are also primary producers on which all other living beings depends। आपको पता है फॉरेस्ट क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है और फॉरेस्ट से बहुत सारा लिविंग बींग्स डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? ओके, पर मैटर क्या है, कंसर्न क्या है? ड्यू टू माइंडलेस ह्यूमन एक्टिविटी, ओके, कि हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, ये बायोडाइवर्सिटी अंडर थ्रेट। पॉपुलेशन ज्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और उनका भला करने के लिए हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है। हमें घर चाहिए रहने के लिए, चलो जंगल काट दो। हमें क्या चाहिए? हमें फैक्ट्री चाहिए, क्योंकि लोगों का जो डिमांड होता है फुलफिल करने के लिए जंगल काट दो। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जंगल को सफाई करो और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। रोड चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। तब क्या करते हैं? हमारा हर गुस्सा, हर जो नीड, क्या करते हैं हम भला कि जंगल के ऊपर डाल देते हैं। ओके, इस माइंडलेस ह्यूमन एक्टिविटी के लिए ये बायोडाइवर्सिटी इज अंडर थ्रेट। एक एस्टिमेटेड आया है 10% ऑफ फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल स्पीसीज आर अंडर थ्रेट, यानी कि 10% फ्लोरा और 20% मैमल स्पीसीज अब थ्रेट कंडीशन में है। और मेनी ऑफ दीज, इनमें से बहुत सारा, दे आर कैटेगराइज्ड एज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हम पढ़ेंगे इधर रेयर स्पीसीज, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज, ओके, तो सब उसको पढ़ेंगे इधर। तो उनमें से बहुत सारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। दिस मींस दिस स्पीसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट। वो मतलब एक्सटिंक्ट होने की तरफ है।
खत्म हो जाएंगे, लाइक चीता, पिंक हेडेड डॉग, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड वोलेट, मधुका, इंसिगन्स। ओके, तो इस तरह ये सब स्पेशल सब ग्रासेस होते हैं, ये सब धीरे धीरे आपका एंडेंजर, ये फिर भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज होने को जा रहे हैं। क्यों ना? ड्यू टू दिस ह्यूमन एक्टिविटीज। इधर थोड़ा सा नजर डालिए। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स इन द कंट्री एस्टिमेटेड 79.42 मिलियन हेक्टर्स। एंटर कंट्री में 79.42 मिलियन हेक्टर्स फॉरेस्ट एरिया कवर है, which is 24.16% टोटल ज्योग्राफिक एरिया। हमारा टोटल ज्योग्राफिक एरिया का 24.16% है ये फॉरेस्ट एरिया, 79.42 मिलियन हेक्टर्स। इनमें से आपका 12.2% आपका डेंस फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट कितना है? 9.14% का है, और मैनग्रोव कितना है? 0.14% का है। क्लियर है गाइस? ओके, तो आपका जो 79.42 मिलियन हेक्टर्स जो फॉरेस्ट लैंड है, वो लगभग 24.16% है आपका टोटल ज्योग्राफिक एरिया में। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, डेंस फॉरेस्ट कितना है, ओपन फॉरेस्ट कितना है, मैनग्रोव कितना है? डेंस फॉरेस्ट आपका कितना है? 12.2%। ओपन फॉरेस्ट आपका कितना है? 9.14%। एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट कितना आपका है? 0.14%। ओके, अब तक क्लियर है ना? कुछ डाउट से? थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, कुछ डाउट से। ओके, लेट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डाटा है, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड बाय 3775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013। ओके, 2013 तक आपका जो डेंस फॉरेस्ट है, तो उसका एरिया कुछ बड़ा है। कितना बड़ा है ना? 3775 स्क्वायर किलोमीटर। However, this apparent increase in the forest cover is due to conservation measures, okay, management and intervention of plantation। तो ये जो बड़ा है क्यों है ना? गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट एजेंसी, उन्हें लगा कि नहीं, फॉरेस्ट को हमें कंजर्व करना चाहिए। कुछ कंजर्वेशन मेजर्स लाए हैं गवर्नमेंट, और फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ लॉज एंड लेजिस्लेशन लाए हैं, और प्लांटेशन भी चल रहा है, इसलिए इतना स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट आपका बड़ा है एज पर दिस डाटा। ओके, तो होना ही चाहिए। ओके, अब देखिए लाइफ रिसोर्सेस, इस हम क्या पढ़ेंगे? आपको पता होगा आईयूसीएन क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये हर साल एक रेड डाटा बुक प्रस्तुत करता है। क्या बोलते हैं उसे? रेड डाटा बुक करके हर कंट्री को भेज देता है। भाई देखो, इतना है आपका, आपके पास इतना फॉरेस्ट है, आपके पास इतना, मतलब ये सब जानवर जो है, वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा एंड फोना, कौन सा स्टेज में कौन है, कौन सा नॉर्मल स्पेसिस है, कौन सा आपका एंडेंजर्ड स्पेसिस है, कौन सा वल्नरेबल कंडीशन में, कौन सा स्पेसिस रेयर कंडीशन में, वो मतलब एक रेड डाटा बुक, एक बुक की मतलब वो प्रेजेंट करके हर कंट्री में भेज देता है। उसका काम किसका? आईयूसीएन का है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो आज पर द आईयूसीएन, the floras and faunas, the entire floras and faunas are classified into these categories. What are they? Normal species, endangered species, vulnerable species, rare species, endemic species, and extinct species. Let's discuss them one by one. आइए हम उनके बारे में जानते हैं, एक एक करके जानते हैं। ओके, ये आपको लंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एज पर द IUCN classification, classify the various types of floras and faunas. ओके, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है लंग क्वेश्चन, लंग यानी कि 4-5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछ सकता है।
क्लियर है गाइस? चलिए पहले देखते हैं नॉर्मल स्पेसिस। नॉर्मल स्पेसिस क्या है? जो स्पेसिस जो पॉपुलेशन लेवल, ओके, कंसिडर द नॉर्मल्स, मतलब जो नॉर्मल है, ठीक है चलेगा, एज पर द स्टैंडर्ड दे आर मेंटेन। स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल, जो स्पेसीज का पॉपुलेशन लेवल मतलब नॉर्मल कंडीशन में है, ओके, फॉर देयर सर्वाइवल, अब उसको नॉर्मल स्पेसीज कहते हैं। जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट, ओके, दे आर नॉर्मल स्पेसीज। आपका कैटल बोलो, कैटल में क्या आपका गाय भैंस शिशु आता है, वो नॉर्मल स्टेज में है। साल ट्री, पाइन ट्री, रोडेंट्स, ओके, रोडेंट्स में क्या आएगा आपका? लिजार्ड आएगा, आपका मतलब रैट्स आएगा, ओके, दे आर मेंटेन नॉर्मल स्टेट बोलो। उनका पॉपुलेशन मतलब उसमें कुछ हम कुछ छड़का नहीं किए, मतलब मेंटेन है। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड में क्या पढ़ेंगे? एंडेंजर्ड स्पेसीज, ओके, दीज आर द स्पेसीज व्हिच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ओके, यानी कि ये सब स्पेसीज होते हैं जो डेंजर कंडीशन में, ओके, वो एक्सटिंक्ट कंडीशन को जा रहे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? एंडेंजर्ड स्पेसीज। क्लियर है? द स्पेसीज व्हिच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, हम उसको क्या बोलेंगे? एंडेंजर्ड स्पेसीज बोलेंगे। और एंडेंजर्ड स्पेसीज में कौन क्या क्या आएगा? ब्लैक बॉक आएगा, इंडियन वाइल्ड एस आएगा, इंडियन रिनोसिरोस आएगा, लायन टेल्ड मैकाक ये सब आएगा, और संगाई, दे आर कम अंडर दिस एंडेंजर्ड स्पेसीज। देन कम टू दी vulnerable species, okay, क्या होता है vulnerable? these are the species whose populations has declined significantly, ये उन स्पेसीज में है जिनका पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली कम होते जा रहा है, सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होते जा रहा है, एंड मूव इनटू एंडेंजर्ड स्पेसीज, और ये भी एंडेंजर्ड स्पेसीज की तरह बढ़ रहा है, okay, in near future if negative factors continue to affect such, अगर इस तरह से नेगेटिव फैक्टर उनको ऊपर पड़ते रहेगा तो the time will come ये भी एंडेंजर्ड स्पेसीज की तरफ बन जाएंगे, हो जाएंगे। और इनमें से क्या है? एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन्स, ब्लू सीप, दे कम अंडर दी वल्नरेबल स्पेसीज। ओके गाइस, और एक बार रिपीट कर देता हूं, vulnerable species क्या होता है? These are the species whose populations has declined significantly, जिनके population significantly decline हो रहा है, ओके, और ये लोग मतलब endangered species की तरह बढ़ रहे हैं। अगर ये नेगेटिव फैक्टर्स इस तरह मतलब बढ़ते जाएगा तो ये लोग देर नहीं होगा, ये भी endangered species बन जाएंगे, ये भी endangered species के कैटेगरी में आ जाएंगे। उनका एग्जाम्पल क्या है? एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन्स, ब्लू सीप्स, दे कम अंडर दिस, ओके। देन कम टू द रेयर स्पीसीज। रेयर क्या होता है? व्हाट इज रेयर? बहुत कम मिलते हैं। स्पेसीज विद स्मॉल पॉपुलेशंस में मूव इनटू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज कैटेगरी। कुछ स्पेसीज होते हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है, अगर वो पहले से थे, अब वो कहीं पर वो एंडेंजर हो चुके हैं या फिर वल्नरेबल स्पेसीज हो चुके हैं, और नियर फ्यूचर में अगर इस तरह नेगेटिव फैक्टर पड़ते रहेगा, ओके, तो उनका ये भी खत्म हो जाएंगे। जस्ट लाइक हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफालो, डेजर्ट फॉक्स, दे कम अंडर द रेयर स्पीसीज। आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, कैसे एक मार्क क्वेश्चन पूछ देगा कि कलम मैच दी कलम, कलम में आपको लिख देगा रेयर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, नॉर्मल स्पीसीज, और इस साइड में उसको उसका एग्जांपल देगा, फेयर करो, व्हिच ऑफ द पेयर इज करेक्ट और व्हिच ऑफ द पेयर इज नॉट मैचिंग, मिसमैच। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक नंबर वाला क्वेश्चन। क्लियर है? देन आपका क्या आएगा? एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या आता है? Now these are the species which are only found in some particular areas. Endemic species वो कुछ species होते हैं जिन्हें हम कुछ particular area में वो लोग मिलते हैं, okay? Usually isolated by natural or geographical barriers, okay? They are as
आइसोलेटेड, वो अलग है इनमें से बाय द नेचुरल एंड जोग्राफिकल बैरियर्स। सच एग्जाम्पल्स आर अंडमान टील, निकोबार पिजियन, अंडमान वाइल्ड पिग्स, दे कम अंडर द एंडेमिक स्पेसीज। क्लियर है? और एक बार बोल देता हूं, एंडेमिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज which are only found in some particular areas and they are isolated by natural or geographical barriers are called endemic species, and under them Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig, they come under this species. Clear guys? अब तक देन पढ़ते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज। एक्सटिंक्ट स्पेसीज क्या होते हैं? दे आर नॉट फाउंड आफ्टर रिसर्च ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे ऑकर। ओके, यानी कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पेसीज होते हैं, उन लोग का जहां पर वो पहले मिलते थे, उन लोग का लोकेशन पहले जहां पर था, अभी सर्च करने के बाद भी वो लोग उधर नहीं मिल रहे हैं। इस तरह स्पेसीज को हम क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोलेंगे। दीज आर द स्पेसीज व्हिच हैव नॉट फाउंड आफ्टर रिसर्च इज नोन एज एक्सटिंक्ट स्पेसीज। इनमें से क्या आएगा? डोडो एंड पैसेंजर पिजियन। ओके, एशियाटिक चीता को हम 1952 में डिक्लेयर कर चुके हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एशियाटिक चीता, डोडो बार्स, पैसेंजर पिजियन और ये क्वेश्चन आ सकता है, एशियाटिक चीता को हम एक्सटिंक्ट कब डिक्लेयर किए हैं? 1952 में। ओके, क्लियर है अब तक? अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? नेगेटिव फैक्टर्स बिहाइंड डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो फ्लोरा और फौना, ओके, ये डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि वो जो खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो कौन सा नेगेटिव फैक्टर्स है? व्हिच आर द नेगेटिव फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना? अब उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए, तो इनमें से पहला क्या आएगा? एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। क्यों एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करेंगे हम? पॉपुलेशन डे बाय डे मेरे बच्चों बढ़ रहे हैं, और पॉपुलेशन को खाने के लिए क्या चाहिए? राइस चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए। तब क्या करेंगे? एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़वाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, बिटवीन 1951 को 1980, ये 30 साल का डाटा है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, over 26,200 square kilometer forest area was converted into agricultural land all over the India। तो बहुत का बाद का डाटा है भाई, 1951 टू 1980। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद 1980, इन 30 साल में, यानी कि 3 डिकेड्स में, ओके, एक सर्वे आया था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, ये रिपोर्ट है। लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को हम कन्वर्ट कर चुके हैं एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर इंडिया में। क्यों? ड्यू टू द फूड प्रोडक्शन, राइट टू एक्सेस फूड। हमारे पास इतना पॉपुलेशन, हम उनको कैसे फूड दिलवाएंगे? तो जंगल को हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड्स में। क्लियर है? क्लियर है? ओके, देन प्रेफरेंस टू कमर्शियली वल्नरेबल स्पेसीज। हम क्या कर रहे हैं? जो कमर्शियली वल्नरेबल स्पेसीज है, हम उनकी तरह मतलब थोड़ा सा ढल रहे हैं, हम उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एनरिचमेंट प्लांटेशन, टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज्ड द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। ओके, इस टीक के चक्कर में, टीक एक प्लांट होता है, ये कमर्शियल प्लांट है, इसके चक्कर में हम क्या, हमारा जो नेचुरल फॉरेस्ट साउथ इंडिया में मतलब खत्म हो चुका है, डैमेज है। एंड चीर पाइन्स प्लांटेशन इन द हिमालयज हैव रिप्लेस्ड हिमालयन ओक। हिमालयन रीजन जो ओक मिलते हैं ना, तो वो भी खत्म हो चुके हैं। एंड रोडेंडेंट फॉरेस्ट, ये सेकंड रीजन। थर्ड क्या है? लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट,
गवर्नमेंट को क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करते हैं। सिंस 1951 अब तक 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश एटसेट्रा। 1951 से अब तक लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। क्यों क्लियर कर चुके हैं मेरे दोस्तों? हमें बड़ा बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट लाना है, जैसे नर्मदा सागर, दामोदर सागर, ओके, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, वेरियस प्रोजेक्ट्स स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, ये सब बड़ा प्रोजेक्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट के लिए। देन और एक रीजन है माइनिंग एंड क्वेरिंग। आपको पता होगा जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल का, ये सीरियसली थ्रेटेड है क्योंकि उधर जो डोलोमाइट माइनिंग हो रहा है, बॉक्साइट का ही होता है ना डोलोमाइट, तो डोलोमाइट माइनिंग होता है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व में। तो बक्सा टाइगर रिजर्व में वेस्ट बंगाल में ये सीरियसली थ्रेटन है, क्यों है? ड्यू टू द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। देन ओवरग्रेजिंग एंड आपका जो फ्यूल वुड कलेक्शन, substantial part of the fuel fodder demand is made by looping rather than by felling intervals. ओके, तो आप अपने पास जो होता है, जो कैटल होते हैं, तो उन्हें हम मतलब पार्सल लैंड में मतलब ओवर ग्रेजिंग हो जाते हैं, मतलब खत्म करते हैं खाने से। ओके, और कुछ सम डुएलर्स ऑफ फॉरेस्ट, वो लोग जंगल से इतना फ्यूल वुड कलेक्शन करते हैं कि वो लोग ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिल के मतलब फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, उसका जो पेड़ होते हैं उसको बेच दे रहे हैं सस्ता में। देन इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड अर्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ओके, अब इंडस्ट्री एक्सपांड हो रहा है, अर्बनाइजेशन हम होते जा रहे हैं हमारी इकोनॉमी, इसलिए ये एक प्रॉब्लम है। द हिमालयन यो इज एन मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, एक पेड़ है हिमालयन यो, ओके, ये हिमाचल प्रदेश में हर तरफ मिलता है। एंड कहा? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। ए केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क। इसका जो बार्क होता है, इस बार्क से हम टैक्सल नामक एक केमिकल कंपाउंड्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। Needles, twigs and roots of these trees and it has been successfully used to treat some cancer। और इस ट्रीट को हम कैंसर की दवाई के लिए यूज करते हैं। The drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world। अभी ये इसका ड्रग को हम एज ए एंटी कैंसर ड्रग के हिसाब से सेल करते हैं इन द वर्ल्ड में। This species is under great threat due to over exploitation। हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए वो थ्रेट है। Unequal access, inequitable consumption of resources and different sharing of the responsibility of environmental well-being is another cause। okay, ये है unequal access और inequitable consumption। फॉरेस्ट रिसोर्स को हम हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं, ये अनइक्वल एक्सेस, मतलब जो यूज कर रहा है ओवर यूज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये कारण। देन ओवर पॉपुलेशन। ओके, आपको पता है कि ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा समस्या है, इसीलिए हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। देन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉइटिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, ये सब कारण होता है। पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स, ये दो का रीजन है, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर, ये दो मेन फैक्टर है व्हिच हैव लेड टू डिक्लाइन इन द इंडियाज बायोडायवर्सिटी। ओके, इनमें से आपको बस 4-5 को डिस्क्राइब करना है, 5-6 टॉपिक को डिस्क्राइब करना है। सो दीज आर द कॉजेस फॉर द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया, बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। क्लियर है गाइस? क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोशल इंपैक्ट ऑन बायोडायवर्सिटी डिप्लेशन, इसका सोशल इंपैक्ट क्या है? ओके,
ओके, सम सोशल इम्पैक्ट्स, आइए, ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन। कुछ सोशल इंपैक्ट होता है जो दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन, 1/3 of its wetland drain out, 70% of its surface water body is polluted, 40% of its mangrove wiped out। ये डाटा देख लो, भारत का आधा सा नेचुरल फॉरेस्ट खत्म हो चुका है, 1/3 वेटलैंड भी ड्रेन आउट हो चुका है, और 70% आपका जो ग्राउंड वाटर होता है वो पॉल्यूटेड हो चुका है, और 40% आपका जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, जहां पर वो सॉल्ट एरिया में होता है, यानी कि फॉरेस्ट सॉरी आपका जो सी होता है ना, सी के पास होता है, ये भी वाइप हो चुका है। The biodiversity depletion not only result in loss of flora and fauna species, it also make a severe impact on marginalized and forest dependent communities। बायोडाइवर्सिटी डिप्लेशन हो रहा है, इनमें से तो आपका फ्लोरा फौना हमारे जो स्पेसीज है वो भी लॉस हो रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, वो भी उनका ऊपर भी बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। ओके, द कम्युनिटीज आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, मेडिसिन, ड्रिंक। कुछ कम्युनिटी होता है दोज हु आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, okay, those who are dependent on the forest for their food, medicine, for their drinking purposes, okay, in addition they are also culturally and spiritually dependent। okay, कुछ ऐसे population है those who are culturally and spiritually dependent on the forest, उनका पर भी impact पड़ रहा है। okay, mainly women are the most vulnerable in these communities। ये वुमेन जो होता है ना, ये मेनली वल्नरेबल सेक्शन है, आज दे बियर द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट फूड, वाटर एंड फूड फॉर द फॉरेस्ट। ये लोग जंगल जाके अपना फैमिली के लिए क्या फ्यूल वुड कलेक्ट करते हैं, वाटर कलेक्ट करते हैं, और अपना कैटल के लिए फूडर भी कलेक्ट करते हैं। वो डिफ्लेशन एंड रिसोर्सेस दे समटाइम्स नीड टू ट्रैवल मोर देन 10 किलोमीटर। उन लोग को जंगल का आसपास में मिल जाता था, अब ये नहीं है, खत्म हो चुका है, इसलिए आपको डेली हर दिन 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, और उससे ज्यादा होगा 20-30 किलोमीटर आना जाना पड़ता है। और ये लोग पता आपको कैसे लाते हैं सब चीज, देखो ये देखो दिस ब्लू कलर सिचुएशन, अपना माथे पर सर पर वो लोग लाते हैं। ओके, ट्राइबल वुमेन सेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लीफ लिटर कलेक्शन बाय वुमेन folk, ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग bamboo sampling in nursery at Bukhali near Silent Valley। ओके, ये तस्वीर आप देखिए, इसमें आपको साफ हो जाएगा कि कितना वल्नरेबल सेक्शन है और जो लोग को बहुत सारा तकलीफ उठाना पड़ता है। नेक्स्ट चलते देखते हैं, आपके पास और एक पार्ट है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत का जो वाइल्ड लाइफ है उन्हें कंजर्व करने के लिए अब क्या क्या लॉज लाए हैं, देखिए। ओके, व्हाट आर द लॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनेक्टेड? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर एयर सॉइल। ओके, हमारा जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम क्या है, वाटर, एयर एंड सॉइल। इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारा प्लांट्स और एनिमल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेसीज, ताकि उनका स्पेसीज कैसे बेटर ग्रोथ करे और उनका ब्रीडिंग कैसे अच्छा हो। सम रूल्स, पहला क्या है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हम लाए थे। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 was the first such major effort by the government of India to save our forest and preserve biodiversity lands। 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया था, क्यों, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी को सेव के लिए। इसका एम क्या है, इसका मेन एम है टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज। हमारे पास कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो उनका जो नंबर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाय पुटिंग बैन ऑन हंटिंग। क्या है, हंटिंग के लिए आप हंटिंग नहीं कर सकते, उसको बैन
किया गया है, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट। ओके, उनका जो हैबिटेट होते हैं उनके उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, एंड मेकिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड ए पनिशबल ऑफेंस। जो वाइल्ड लाइफ थिंग्स को ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उसे हम एक पनिशबल ऑफेंस इसकी तरह। ओके, इट इज अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970। Several wildlife sanctuaries and national parks were established by the center and state governments in India। तो इसके लिए उन्हें बढ़ोतरी देने के लिए, उनका प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया है, बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाया गया है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रीनू, प्रोजेक्ट हंगोल। ओके, और रिसेंटली क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पीसीज। रिसेंटली आपको जो ब्लैक बुक चिंकारा कहते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गुड्डावान बोलते हैं, गुड्डावान, एंड स्नो ल्यूपर्ड, दे हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शंस अंडर हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। ओके, अक्रॉस इंडिया ये जो ब्लैक बॉक, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसे गुड्डावान कहते हैं, एंड स्नो ल्यूपर्ड, उन्हें हंटिंग और ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, उन्हें भी फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन मिला है। इंडिया कंजर्वेशन प्रोग्राम इज नाउ फोकस्ड ऑन प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रादर देन सिंगल स्पीशीज। अब हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर 1998 में क्या आया था, वाइल्ड लाइफ एक्ट, और उसको अमेंड हुआ था 1986 में। Several species just like butterflies, moth and beetles were added to the protected list। ये जो इंसेक्ट होते हैं ना, बटरफ्लाइज, मोथ, बीटल्स, उन्हें भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में उनको भी लिया गया है, along with one dragonfly। In 1991 6 plant species were added in the list। 6 प्लांट स्पीसीज को इन लिस्ट में भी डाला गया है। अभी देखो प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, क्यों कि एक आपके अंदर रियलाइजेशन आए कि टाइगर पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रहा है। ओके, अगर उसको देखेंगे 1901 में आपका 55,000 था, मतलब घट के 1973 में जस्ट 1827 हो रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट जो ड्रॉप हो रहा है टाइगर पॉपुलेशन, उसे नजरअंदाज किए, मतलब उसे अपना नजर में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर लाया था। द मेजर थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन आर पोचिंग। तो टाइगर पॉपुलेशन को मेजर थ्रेट क्या, तो हम टाइगर पोचिंग करते हैं, उनका हैबिटेट श्रिंक होते जा रहा है, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड ग्रोइंग ह्यूमन। ओके, उनका जो प्रे, उनका जो खाना उनको चाहिए वो भी खत्म हो रहा है। और हम क्या करते हैं, हम उन्हें पोचिंग करते हैं, क्यों पता आपका, उनका स्किन के लिए, बोन के लिए। एनिमल उसे लायन का, सॉरी टाइगर का स्किन और टाइगर का बोन्स, वो सब पोचिंग करते हैं, उसको ट्रेडिंग करते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट आया ना, उसमें कुछ इनिशियल सक्सेस मिला है। क्या मिला है, ये टाइगर पॉपुलेशन मतलब 1827 में बढ़ के ये 1898 में 4,334 हो गया था। फिर 1993 फिर डिप्लीट हो, फिर उसका मतलब नंबर कम हो गया। एज 2014 पॉपुलेशन कितना है उसका है ना, 2216, 2226। ओके, मतलब वो 2006 में घट के 1411 हो गया था। As for 2018, 50 टाइगर रिजर्व इन इंडिया, अक्रॉस इंडिया अब तक 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व है। जैसे आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, बंधवर्ग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। These are some prominent टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। याद रखना, ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा, मैच द कलम। कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, देन बंधवर्ग नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। ओके, और इसमें स्टेट दे जाएगा, उसको मैच करो। क्लियर है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। Then types and distribution of forest resources. In India, most of the forests are either managed by forest department
और अदर गवर्नमेंट। तो भारत वर्ष में जितना हमारे पास फॉरेस्ट है, आइदर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज होता है या फिर सम गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, द फॉरेस्ट इन इंडिया आर ग्रुप्ड इनटू और क्लासिफाइड इनटू लाइक दिस: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, unclassified forest, reserve and protected forest. Okay, so in this categories they are classified. So first just look at the reserve forest. More than half of the Indian forests are categorized. भारत वर्ष में जितना सारा फॉरेस्ट है उनमें से 50% से ज्यादा फॉरेस्ट आपका रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में आते हैं। ओके, तो उन्हें दे एंजॉय जुडिशियल प्रोटेक्शन, उन्हें जुडिशियल प्रोटेक्शन मिला है एंड कंसिडर एज द मोस्ट वल्नरेबल वैल्यूएबल एज फार एज द कंट्री। ओके, ये एक वैल्यूएबल फॉरेस्ट है। देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अराउंड 1/3 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। ओके, भारत में जितना फॉरेस्ट है उनमें से 1/3 फॉरेस्ट दे कम अंडर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दे आल्सो एंजॉय जुडिशियल प्रोटेक्शन, उन्हें भी जुडिशियल प्रोटेक्शन मिलता है। बट लोकल पीपुल आर अलाउड टू कलेक्ट टिम्बर एंड फ्यूल। पर इनमें से क्या होता है, लोकल लोगों को जंगल में अलाउ मिलता है। क्यों? वो लोग अपना डेली गुजारा करते हैं, फ्यूल कलेक्ट करते हैं। ओके, कुछ टिम्बर कलेक्ट करते हैं विदाउट कॉजिंग एनी सीरियस टिम्बर्स। बस आपका काम है बस फ्यूल को कलेक्शन करो, टिम्बर कलेक्शन करो विदाउट एनी हैम्परिंग द बायोडाइवर्सिटी। ये कितना है? 1/3 है। ये कितना? हाफ है, मोर देन हाफ। देन थर्ड कैटेगरी में क्या आएगा? क्लासिफाइड फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट बिलोंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज। ये जो फॉरेस्ट है ये बोथ गवर्नमेंट का और कम्युनिटी का है। They don't enjoy any, उन्हें this time in unclassified forest are not got, they are not get or they are not enjoy any kind of judicial protections. Okay, उन्हें कुछ judicial protection नहीं मिला है। Then reserve forest and protected forest. This is also called as the permanent forest state. हम क्या बोलेंगे उनको? Permanent forest state बोलेंगे। इनको reserve forest and protected forest। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, परमानेंट फॉरेस्ट। तो परमानेंट फॉरेस्ट कहां पर ज्यादा है? मध्य प्रदेश में 75% है टोटल फॉरेस्ट। ओके, मध्य प्रदेश में जितना फॉरेस्ट एरिया है उनमें से 75% आपका क्या है? परमानेंट फॉरेस्ट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हाईएस्ट अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया है। नॉर्थ ईस्ट, याद रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका जो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय ये होता है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो उनमें से क्या है? हाईएस्ट अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। और अंत में देखते हैं कम्युनिटीज एंड कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन करने के लिए तो जो कम्युनिटी होता है, लोकल पीपल होते हैं, उनका तो बहुत भागीदारी है, उनका बहुत मतलब वो लोग ना अपना एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो काम किए, फॉरेस्ट को सेव किए। लोकल कम्युनिटीज प्ले वाइटल रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन ओके इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल सरिस्का टाइगर रिजर्व देखिए, विलेजर्स फॉट अगेंस्ट द माइनिंग एक्टिविटीज। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ जो विलेजर्स तो फाइटिंग किए, हेल्प ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इन अलवार 5 villagers declared 1200 acres community land as a Vairodham Dakab sanctuary to protect local flora and fauna। कितना? 12 सेक्टर। चिपकुम में लोग पता होगा, हिमालय में चिपकुम में हुआ था। 20 बचाव आंदोलन तेहरी एरिया में हुआ था। देन नवदन्या, ये सब हम किए। The government across the world have identified the importance of local communities। Okay, वर्ल्ड में, वर्ल्ड के लेवल में जो गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट भी वो भी मानते हैं कि लोकल कम्युनिटी जो है उनका बहुत बड़ा हाथ है टू कंजर्व द वाइल्ड डाइवर्सिटी, टू कंजर्व द फॉरेस्ट। ओके, और अंत में यह है इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम is a good example for involving local communities। इनमें सब लोकल कम्युनिटीज को ऐड करते हैं, उन्हें इन्वॉल्व करते हैं इन दिस मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुका है उसको कैसे फिर एक बार रिस्टोर करेंगे, उन्हें भी हमें उनका सहायता लेते हैं। किनका? लोकल कम्युनिटीज का। इट वाज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार में 1988 में ये एक इनिशिएटिव लिया था। ओके, JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इनमें क्या है ना, लोकल कम्युनिटी को
हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं, उन्हें भी चांस मिलता है कि टू रिस्टोर द फॉरेस्ट, टू रिस्टोर द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। और इसका पहला इनिशिएशन कौन लिया था, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा लिया था 1988 में, 1988 में। ओके, सो ये आपका था आपका चैप्टर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी खत्म कर चुका हूं उसको। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल क्लियर योर डाउट्स। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह का लेक्चर आपके पास हम ला पाए और आपको मोटिवेट कर सके। और हमें क्या चाहिए इसके बदले, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू सब्सक्राइब, लाइक और चैनल, शेयर और चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय जगन्नाथ।